साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो लखनऊ में समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। कल भी उन्होंने लखनऊ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो शब्द बोले जो 3 साल के कार्यकाल के दौरान अखिलेश और मायावती समेत तमाम सारे बहुजन नेताओं के मुंह से नहीं निकल पाए। ये कहना बहुत आसान है। कांग्रेस की बात करिए कि अजय लल्लू अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आम आदमी पार्टी की बात करिए कि इनके व्यक्ति ने मुद्दे की चर्चा की, आखिर बात तो की, तो आप कहना शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चंद्रशेखर रावण की बात करिए कि चंद्रशेखर रावण संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में एक संघर्षशील बहुजन नेता के तौर पर जाने जाएंगे, तो आप कह देंगे कि उनको कांग्रेस फंडिंग कर रही है, कोई बता देगा कि आरएसएस फंडिंग कर रही है। कुल मिलाकर के आपके अपने नेता जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जोड़ तोड़ करके उनको डिफेंड करना है। आप उनको करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि 3 साल में जो ये बहुजन नेता नहीं कह पाए, वो ठाकुर जाति से आने वाले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। उन्होंने कहा, ठाकुरों को छोड़कर सभी जातियों के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्षत्रियों के लिए काम कर रही है। कई बार संसद में, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव संसद में उन्होंने जातिवार जनगणना का मामला नहीं उठाया या अन्य मामलों को नहीं उठाया, लेकिन वो मुद्दे इतने हल्के फुल्के ढंग से उठाए जाते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता है कि पार्टी ये मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर उठा रही है या मजबूरी के आधार पर। लेकिन 3 सालों में अखिलेश यादव जी के मुंह से एक बार भी ये सुनने को नहीं मिला होगा कि ये सरकार किस जाति विशेष के लिए काम कर रही है। एक भी उदाहरण हो तो बताइए। मायावती की तो इस समय बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन संजय सिंह ने अपने मुंह से न सिर्फ नाम लिया, बल्कि सीधे सीधे राजभर, कुर्मी, गढ़रिया, कश्यप, लोध, कुमार, नाई, बढ़ई, सोनकर, वाल्मीकि, जाटव, पासवान, धोबी, इन तमाम सारी जातियों का नाम लेकर के कहा कि उत्तर प्रदेश में इन जातियों से कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने थानाध्यक्ष हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। किसी भी एक जगह आप पत्थर फेंक करके मारिए, उसी जिले में आप थानाओं की लिस्ट उठा के देख लीजिए, वहां थानाध्यक्षों की संख्या उठा करके देख लीजिए, आपको स्थिति पता चल जाएगी। कल ही मैंने एक वीडियो गोंडा का बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 18 थानाध्यक्षों में से 12 थानाध्यक्ष एक ही यानी कि ठाकुर बिरादरी के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में ठाकुर और ब्राह्मण, इन्हीं दोनों जातियों का आपको जलवा नजर आ जाएगा। फिर भी वो लोग जिनके ऊपर लगातार जातिवादी होने के आरोप ये लोग लगाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से मिलिए, वो बार बार इस बात की तोहमत मरता है कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी थी। अगर झूठी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, तो आखिर अखिलेश यादव या उनके मंत्रिमंडल ने इस खबर का विरोध क्यों नहीं किया? आप खामोशी से सुनते क्यों रहे? क्योंकि आप गलतफहमी में थे कि आपके ऊपर अगर जातिवाद के आरोप लगेंगे तो यादव वोट बैंक आपके प्रति मजबूती से खड़ा नजर आएगा। आखिर कब तक ये जातिवाद की घटिया राजनीति में उलझे रहेंगे? यादव समाज को अगर कुछ पहुंचाना ही है तो यादव समाज को नौकरियां दीजिए, रोजगार दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, स्कूल दीजिए, अस्पताल दीजिए। अब ये राजनीति इन मुद्दों पर उलझाने की नहीं है। पहली बात तो नेशनल जनमत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जातिवाद से किसी को भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर इसलिए उठाता हूं क्योंकि बिना काम किए हुए ही, बिना मेहनत किए हुए ही ट्विटर पर हाथ हिलाने के बाद भी लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विपक्षी दल है, यानी कि सजी सजाई थाली सामने सौंपी जा रही है। हजारों की संख्या में मुद्दे सामने पड़े हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बाहर निकल करके नहीं आया जाता है। जिस जाति का लेबल इस पार्टी पर लगाया जाता था, उस जाति के लोगों की क्या स्थिति है? प्रतापगढ़ में सभापति यादव, सभी लोग जानते हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए वो व्यक्ति आगे आकर के लड़ता था। ज्यादा उस व्यक्ति के समर्थन में नहीं बोला जा सकता क्योंकि सरकार ने
उनको गैंगस्टर घोषित करने के अलावा तमाम सारे मुकदमे लाद दिए हैं। नेशनल जनमत कैसे कह सकता है कि वो सारे प्रकरण झूठ हैं? सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी से, उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ऐसे व्यक्ति के समर्थन में नहीं आया है। स्थिति यह है कि सारी संपत्ति कुर्क की जा रही है। लाल प्रताप यादव मड़ियाहू के जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख हैं और बेहद संजीदगी के साथ शूद्र के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उससे सहमत हूं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन वही वो शख्स हैं जिन्होंने रमाकांत यादव जी को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो अपने नाम के आगे शूद्र लिखें। लिखा जाए या न लिखा जाए ये अलग बहस है, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है। जब उसको धमकी मिलती है तो उसके साथ भी कहीं भी पार्टी खड़ी हुई नजर नहीं आती है। मतलब आपके पास परशुराम जैसे हिंसक व्यक्ति के लिए आपकी पार्टी के लोग मुद्दा उठा देते हैं, आपके पार्टी के लोग डिफेंड करते हैं कि अखिलेश जी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला है। हैरत करने वाली बात यही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो पार्टी में अन्य लोग कैसे तय कर लेते हैं कि पार्टी की लाइन क्या होगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मामला नहीं उठाया, इन्होंने भी उठाया। संजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में 58 ब्राह्मण विधायक हैं। इसके बाद भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ब्राह्मणों की हत्याओं पर खामोश हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल उठाने चाहिए। समाज में किसी भी जाति के व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो निश्चित तौर पर उसमें लोगों को सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन आपका दर्द केवल एक ही जाति के लिए छलकता है, उसमें कष्ट होता है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों का अकेले नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ का मतलब हो गया है स्पेशल ठाकुर फोर्स, जो ब्राह्मण और दलितों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और इनके लोगों को चुन चुन करके मार रही है। इसका मतलब उन्होंने जितनी बात ब्राह्मणों की उतनी दलित की भी की और उतने ही पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों की भी बात की। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये मुद्दा उन्होंने सबसे पहले उठाया था। मैं इस मुद्दे से इत्तेफाक नहीं रखता, बुलाया जाए ना बुलाया जाए, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य ये गए या नहीं गए, मेरा इस मुद्दे से कोई वास्ता नहीं है। बुला भी लिए जाएं तो उससे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। मेरा स्पष्ट तौर पर एजेंडा है, हिस्सेदारी चाहिए नौकरियों में, शासन प्रशासन में, आरक्षण में। निजीकरण जो किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जो नौकरियां निजीकरण से यानी कि आउटसोर्सिंग से भरी जा रही हैं उसमें संपूर्ण आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा खेल हो रहा है। यूपीएससी से लेकर के लेटरल एंट्री के नाम पर सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नौकरी में यानी कि यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करवाए जा रहे हैं और हम खामोशी से ये सारी चीज़ें होते देख रहे हैं, क्योंकि आपके मन में एक गलतफहमी है कि ठुकेंगे, लुटेंगे, पिटेंगे तो जाएंगे कहाँ, आखिर हमारे पास ही आएंगे। मैं कहता हूं कि अब आप गलतफहमी में हैं। जब लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी तो वो आपको अपना भाई मान लेते थे, लेकिन अब लोगों को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही राज्यसभा की जो सीट खाली हुई थी बेनी प्रसाद वर्मा जी के निधन के बाद, उस पर जयप्रकाश निषाद को कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बिल्कुल सही सिलेक्शन है। किसी भी पार्टी को अगर आगे चुनाव की भूमिका को देखते हुए ये तय करना होता है कि वोट बैंक हमें कैसे हासिल होगा, तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। उसकी स्ट्रेटजी और पॉलिटिक्स समझिए। उस सीट पर निषाद यानी कि बैकवर्ड जाति के एक व्यक्ति को बैठाल दिया गया है, क्योंकि वो व्यक्ति गोरखपुर से आता था। संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम केवल सवर्णों की पार्टी नहीं है। ऐसी सीट पर कोशिश की गई यानी कि जयप्रकाश निषाद केवल 2 साल के लिए राज्यसभा में पहुंचेंगे, लेकिन उन्हीं 2 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। जयप्रकाश निषाद को अपने समाज के बीच में घुमाया जाएगा। अब आप तर्क ये देंगे कि समाजवादी पार्टी के पास भी विशंबर प्रसाद निषाद हैं, राजपाल कश्यप हैं, रामलोटन निषाद हैं। मैं भी स्वीकार करता हूं और ये भी मानता हूं कि कम से कम विशंबर प्रसाद निषाद और रामलोटन निषाद, इन लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि ये लोग सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। विशंबर प्रसाद निषाद को पार्टी की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं थे, ठोक करके ये बात कहता हूं। इसके बाद भी विशंबर प्रसाद निषाद और रवि प्रकाश वर्मा जी
दोनों राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। क्रीमी लेयर के विरोध में इन्होंने पत्र लिखा। अखिलेश जी, रामगोपाल यादव अभी तक पत्र भी नहीं लिख पाए, जबकि पार्टी के प्रमुख चेहरे यही दोनों लोग हैं। तो सवाल मेरा यह है कि अगर आपके पास विशंबर प्रसाद निषाद हैं, रवि प्रकाश वर्मा हैं, राजपाल कश्यप हैं, और तो और बस्ती यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र में सामंतवादियों से लड़ने के लिए एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, राम प्रसाद चौधरी, सर्वेश अंबेडकर जो इनके SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राम आश्रय विश्वकर्मा, तमाम सारे नेता हैं जो कभी नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के अगल बगल बैठे देखे जाते थे। हर समाज के व्यक्ति को लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। लेकिन वर्तमान में अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, किसी भी जगह पर उनका कोई इंटरव्यू देख लीजिए, उनके फोटो का फ्रेम बदलता ही नहीं है। वही गिने चुने नेता उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं, जिनके पास शायद 100 या 150 वोट भी किसी विधानसभा में दिलवाने की हैसियत नहीं है। जब प्रेस नोट जारी करते हैं ऐसे नेता, तो बताने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हनुमान जयंती के दिन भंडारा करवाया। इसका प्रेस नोट 1.5 पन्ने का छपवाया जाता है। इसके अलावा जब राम प्रसाद चौधरी जैसा बड़ा नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है, उसको हाईलाइट करना चाहिए था, भुनाना चाहिए था। इन तमाम सारे नेताओं को अपने बगल पर बैठाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ताकि कम से कम आप जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुखौटे तो तैयार करते। आपने कहा जयप्रकाश निषाद राज्यसभा उम्मीदवार मुखौटा है, कर कुछ नहीं पाएंगे, तो कम से कम मुखौटा तो हैं। आपके पास मुखौटा है, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मौर्य और कुशवाहा समाज से हर समय समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा नेता हुआ करता था। इस समय मन दिल पे हाथ रख करके बताइए, कोई भी एक बड़े नेता का नाम आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि आप डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को तो मुखौटा बता देते हैं, लेकिन आपके पास मुखौटा बनाने को भी लोग नहीं हैं। इसलिए केवल ये कहने देने भर से कि आम आदमी पार्टी RSS की B टीम है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर जातिवाद से बाहर निकल करके आप तारीफ करते संजय सिंह की, तो उससे फायदा क्या होता? आम आदमी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। यूपी में सरकार भी बनाने नहीं जा रही है। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं वर्तमान में, ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है। इसका मतलब अगर सत्ता आएगी तो आपकी आएगी। आम आदमी पार्टी जो बेहद निचले पायदान पर है, उसका एक भी विधायक नहीं है, फिर भी वो यहाँ आकर के इतनी ठोक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसको चिंता नहीं सता रही है कि सवर्ण वोट बैंक उससे छिटक तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको चिंता सता रही है। लोग ये बताते हैं, आपके निजी कारणों का हवाला दे देते हैं कि इसलिए वो ठाकुर समाज के बारे में नहीं बोल पाते हैं। संजय सिंह तो खुद उसी ठाकुर समाज से आते हैं, इसके बाद भी लगातार वो अभियान चलाए रहे, लगातार दलित के मुद्दों को जीवित किए हुए हैं। एक बात ये हो सकती है कि वो केवल कह रहे हैं, करेंगे नहीं। तो आपने कौन सा कह कर दिया है? आपको तो अभी कहना है, आप कहने में भी पीछे हुए जा रहे हैं। अगर करने की बात है तो इनसे एक स्टेप आगे बढ़िए। उनके यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर धर्म अधर्म का खेल मत खेलिए। किसी भी हिंसक काल्पनिक चरित्र की मूर्ति लगाने का स्पष्ट तौर पर विरोध दर्ज करा दीजिए कि यह पार्टी की लाइन नहीं है। और अभी से घोषणा करके रखिए कि सरकार अगर बनती है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करिए, जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका विरोध करना शुरू करिए। क्रीमी लेयर, अभी तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई पड़ा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करिए। कोरोना के काल में लपेटने के लिए पूरा मुद्दा था, लेकिन नहीं लपेट पाए। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से खामोश है। लल्लू कई मामले उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने मुखर तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग की बात नहीं कर सकते। जिन पार्टियों को बात करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात इतनी प्रमुखता से नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो अभी इतने बड़े राजनीतिक दल नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी क्षमता में रहते हुए काफ़ी मुद्दों को उठा भी रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नाम जिनकी आप सुबह से शाम तक माला जपते हैं, उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके मुद्दों की बात करता है तो मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करिए। ब्राह्मणों को सुबह से शाम तक आप सवाल उठाते हैं, ब्राह्मणवाद को कोसते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीख भी लीजिए। देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एक अपराधी की मौत को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबरों को गढ़ा गया
क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी का मतलब है कि उनको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने तो मैनेज करने की कोशिश की ही, अन्य पार्टियों भी देखिए एजेंडे पे लग गई, मानो ब्राह्मणी पूरे उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और उन्हीं के दम पर सत्ता आ जाएगी। बीएसपी की बर्बादी से सीख न लेते हुए समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। इतने बर्बादी से भी उसका काम नहीं चला तो फिर से वो उसी एजेंडे की बात करने लग गई है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करता हूं, ब्राह्मणों की बात करिए, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, वो भी इसी समाज में रहते हैं। निश्चित तौर पर अगर उनकी हत्याएं हो रही हैं तो बात होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब है तो वो सबके लिए खराब है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो मूल वोटर है, जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है, उसकी चर्चा करने कौन आएगा। मैं अखिलेश यादव जी को तमाम सारे इंटरव्यूज में देखता हूं, क्योंकि मायावती जी तो इंटरव्यू देती नहीं है। उन इंटरव्यू में कोरोना के समय में उम्मीद थी मुझे कि अखिलेश जी आकर के कहेंगे कि यहाँ धोबी मारा गया, यहाँ कुर्मी मारा गया, यहाँ पासी मारा गया, यहाँ कुशवाहा मारा गया, यहाँ यादव मारा गया, कम से कम अपने पार्टी के लोगों को लगा करके ये डिटेल ही निकलवा लीजिए। लेकिन नहीं, आपके पास बोलने को वही एक्सप्रेस वे है, वही लोक भवन है और वही स्टेडियम है। कुल मिलाकर के जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। कानपुर में संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या का मामला हो या विकास दुबे का प्रकरण, इन तमाम सारी चीज़ों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर भूमिका में नजर आई। विकास दुबे के मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, तब तक अखिलेश यादव केवल ट्वीट का खेल ही खेल रहे थे। अगर आपको निषाद समाज को खुश करना है, फूलन देवी हालांकि संपूर्ण पिछड़े वर्ग का, संपूर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्रताड़ित हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जातिगत वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं तो फूलन देवी की केवल हल्के फुल्के अंदाज में जयंती मनाने से नहीं होगा। उनके समाज के लोग जो पार्टी के अंदर हैं और बड़ी संख्या में हैं, उनको समाज को दिखाना होगा कि हम इनको महत्व देना सीख गए हैं। बुलाइए, अपने बगल में बैठा लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस रिलीज जारी करिए, इन तमाम सारे समाज के लोगों के नाम डलवाइए ताकि एक संदेश जाए कि अब आप बदल गए हैं। हालांकि मुझे कोई विशेष उम्मीद नहीं है, इसलिए मेरा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा इस बात पर रहता है कि हमारे आपके जैसे तमाम सारे लोग किसी भी जाति वर्ग से हों, नेताओं को उनके हाल पर छोड़िए, उन पर सवाल उठाते रहिए, लेकिन इंटरनल एक दूसरे की मदद, हर संभव मदद करिए। और अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित आपके सामने आता है और पीड़ित है तो वहाँ पर भूल जाइए, अगर उसको सताने वाला आपकी जाति का भी है तो खुल करके उसके समर्थन में आ जाइए। यही सामाजिक न्याय की असली परिभाषा है। ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो बड़ी तकलीफ में रहते हैं कि नेता मदद नहीं करते हैं, वो अपनी गिरेबान में झांक करके देखें। जब आप पद पर बैठे हुए हैं तो आप लोग कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने पीड़ितों को इंसाफ दिला रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू